छोटा सा गांव था। उसी गांव में भोला राम नाम का एक लड़का रहता था। भोला राम का सिर्फ नाम ही भोला नहीं था, बल्कि वो सच में भी बहुत भोला था। एक दिन की बात है, भोला राम हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने दोस्त मंगल के घर जाता है और उससे बोलता है, अरे मंगल, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे मैंने तुझे बताया था ना कि आज कई सालों बाद चंदा अपने गांव आ रही है। अब जल्दी कर, शहर से चंदा की बस अपने गांव में आती ही होगी। जल्दी कर जल्दी। ऐसा बोलकर वो दोनों बस स्टॉप के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और चंदा का इंतजार करने लगते हैं कि तभी मंगल भोला राम से कहता है, भाई मानना पड़ेगा तेरे बचपन के प्यार को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बचपन में चंदा के बदले तूने मास्टर जी की छड़ी से पिटाई खाई थी, है? और जब चंदा के पास पढ़ने के लिए कापी किताब नहीं थी तो तूने उसे अपने बस्ते से सारी किताब निकाल कर दे दी थी। सच में भोला राम, तूने खुद पढ़ाई नहीं की, पर चंदा को पढ़ाने के लिए अपने पिताजी से उसका दाखिला शहर के स्कूल में करा दिया। अरे चंदा को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, पर उसके माँ पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पढ़ा लिखा पाते, और मैं पढ़ लिख नहीं पाया। तो क्या मेरी चंदा तो शहर जाकर पढ़ लिख गई है? पर भोला राम, तुझे लगता है कि जितना तू चंदा से प्यार करता है, चंदा भी तुझसे उतना ही प्यार करती होगी। देख, बचपन की बात और थी, तू ठहरा गांव का गंवार और वो है शहर की मेम। तभी वहाँ पर बस रुकती है जिसमें से चंदा अपने कई फ्रेंड्स के साथ बाहर उतरती है। तभी चंदा का दोस्त धीरज चंदा से बोलता है, आखिरकार चंदा, हम तुम्हारे विलेज पहुंच ही गए। धीरज के मुंह से चंदा का नाम सुनते ही भोला राम के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो चंदा के पास जाकर कहता है, चंदा, ए चंदा, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त भोला राम। और सच में चंदा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत सुंदर भी। आओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? पता है, गांव में सभी लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर चंदा अपने फ्रेंड्स को लेकर गांव के अंदर जाती है। सभी गांव वाले चंदा को देखकर बहुत खुश होते हैं। चंदा, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और मैंने तुम्हारे माँ पिताजी से शादी की बात भी कर ली है। अब तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। भोला राम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और तुम जरा अपने आप को तो देखो। अरे गांव के गंवार हो तुम, और मुझे देखो, मैंने अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की है। जरा अपनी शक्ल तो देखो, कहाँ तुम और कहाँ मैं। गांव में रहने वाला माखन जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे रे 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 रे, बेचारे भोला का तो दिल ही टूट गया। इसी बात पर भोला राम, हमारे स्मार्टफोन से एक सेल्फी हो जाए। फिर सभी गांव वाले चंदा और उसके दोस्त मिलकर भोला राम का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। भोला राम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है और गांव में बने सरकारी टॉयलेट में जाकर अपने आप को बंद करके खूब रोने लगता है। वो रोते हुए अपने गले से गमछा लपेटकर फांसी लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से गांव वालों और चंदा को बहुत ही दुख होता है। भोला राम की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं और भोला राम की आत्मा उसी टॉयलेट में भटकती रहती है। एक रात माखन को बहुत जोर से 2 नंबर लगता है। वो भागता हुआ गांव के सरकारी टॉयलेट में जाता है और बोलता है, अरे आधी रात में ही हमारा पेट खराब होना था। वैसे ही कुछ दिन पहले भोला राम ने इसी टॉयलेट में अपनी जान दे दी थी। अरे डर के मारे तो हमारा पेट में और जोर से दर्द शुरू हो गया है। जल्दी से बैठकर हल्का हो लेता हूँ। हाँ। जैसे ही माखन टॉयलेट में जाकर बैठता है, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ये अजीब अजीब सी आवाजें कैसी हैं भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा है, जब तक मेरा पेट हल्का होता है तब तक मैं अपने फोनवा में एक गेम खेल लेता हूँ, फिर हमारा ध्यान भी इस अजीब सी आवाज की ओर नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर माखन अपने फोन में गेम खेलने लगता है कि तभी माखन को और जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी माखन के सामने एक डरावना भूत आकर खड़ा हो जाता
अरे बाप रे, ई का अब भूत लोगन भी टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगे। बड़ा मजाक सूझ रहा है तुझे? अभी एक उल्टे हाथ का घुमा कर मारूंगा ना तो तेरी पतीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। हाँ। अरे भूत को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। अरे अरे अब मैं क्या करूं? अब तो ये भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। ओ बबुआ, फोन में तो बहुत गेम खेल लिया तूने, अब मैं तेरी जिंदगी का गेम बनाऊंगा। अब तो तू गया काम से। ऐसा बोलकर भूत माखन के गले पर काटकर उसका सारा खून पी जाता है, जिससे माखन की मौत हो जाती है। सुबह सुबह गांव के लोग टॉयलेट में जाते हैं तो उन्हें वहां माखन की खून से लथपथ लाश मिलती है। टॉयलेट में माखन की मौत हो जाने से पूरा गांव सदमे में था। माखन की मौत को 2 ही दिन बीते थे कि गांव के लोगों को गांव के सरकारी टॉयलेट में खून से लथपथ एक और लाश मिलती है। गांव के लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। अरे कुछ दिनों पहले हमने भी उस टॉयलेट में किसी के रोने की आवाज सुनी थी। तभी चंदा का दोस्त धीरज चंदा से बोलता है, चंदा, तुम्हारे गांव में तो आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है और ये गांव वाले ना जाने कैसी कैसी भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। मुझे तो अब डर लगने लगा है। मुझे कल ही शहर वापस जाना है और वैसे भी काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे गांव में रहते हुए। अब हमें चलना चाहिए। हाँ यार चंदा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, इसलिए हम कल ही यहाँ से निकल लेंगे। अरे यार, तुम लोग इन गांव वालों की बातों पर विश्वास करने लगे हो, और वैसे भी भूत वूत जैसी कोई चीज होती नहीं है। चंदा की बात सुनकर गांव के मुखिया जी चंदा से कहते हैं, चंदा बेटी, तुम कुछ साल शहर में क्या रह ली तो तुम्हें बातें आ गई हैं, और ये जो टॉयलेट में लोगों की मौत हुई है उससे तो यही लगता है कि उस टॉयलेट में जरूर कोई भूत है। मुखिया जी, फिर तो जल्द से जल्द उस टॉयलेट के भूत का कुछ करना होगा, नहीं तो वो भूत एक एक करके हम सब लोगों का खून चूस लेगा। मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा है, मैं आज ही उनसे मिलकर बात करता हूँ। अब वही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकेंगे। काफी रात हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात धीरज और नेहा चंदा के पास जाते हैं और चंदा से बोलते हैं, देखो ना चंदा, इस धीरज को आधी रात को प्रेशर बन गया है, इसे इसी टाइम टॉयलेट जाना है। अब यार प्रेशर बन गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? चंदा और नेहा, मैं अकेले उस भूतिया टॉयलेट में नहीं जाने वाला, तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा, प्लीज। फिर नेहा और चंदा धीरज के साथ टॉयलेट तक जाते हैं। धीरज, तुम हल्के होकर आओ, हम तुम्हारा बाहर ही वेट करते हैं। धीरज टॉयलेट में जाकर बैठता है कि तभी उसे एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखते ही धीरज की चीख निकल पड़ती है। तभी धीरज जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगता है। धीरज की आवाज सुनते ही नेहा और चंदा भागते हुए टॉयलेट के अंदर जाते हैं। हाय रे चंदा, इस टॉयलेट में तो सच में भूत है। तुमने तो कहा था कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर ये डरावना भूत कहाँ से आ गया? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हारे साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार डालूंगा मैं। हाँ। तभी मुखिया जी गांव के लोगों और तांत्रिक को लेकर गांव में बने सरकारी टॉयलेट में जाते हैं। सभी लोग भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी भूत धीरज का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। इसके बाद चंदा, तेरा नंबर है, तेरा। अरे तांत्रिक बाबा, देख क्या रहे हो? इस भूत से मेरे दोस्त को बचाओ। फिर तांत्रिक अपने झोले से राख निकालकर भूत के ऊपर डालता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। पहले तो तू इस बेचारे का गला छोड़ दे। ऐसा कैसे छोड़ दूं उसे? अरे इन लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है और तू बोलता है कि छोड़ दूं? अभी तो इस चंदा से भी बदला लेना है मुझे। ये क्या बोल रहे हो भूत जी? आखिर मैंने आपका कब मजाक उड़ाया? चंदा की बात सुनकर भूत सारी बात बताता है कि कैसे भोलाराम ने खुद को फांसी लगाकर मार डाला। मुझे माफ कर दो,
तुम्हारी मौत की असली वजह मैं हूं ना, इसलिए तुम मुझे मार डालो। तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से भूत को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं और उस टॉयलेट पर हमेशा के लिए ताला लगा देते हैं। इस तरह से गांव वालों को टॉयलेट के भूत से छुटकारा मिल जाता है। एक समय की बात है जब एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उनके घर पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में दूध के ढोल होते हैं। कौन हो तुम? दादी, मैं जगन हूँ, आपकी छोटी बहन का पोता। अरे जगन, ये तू है? तू तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा चल, पहले अंदर आ जा। जगन घर के अंदर आता है और फिर जगन अपनी दादी को बताता है कि वो वहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया है। दादी, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और यहीं दूध बेचने का काम कर लूँ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी तेरा ही तो घर है। वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तू रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और देख, घर में गाय भैंसों की भी कमी नहीं है। तू बस कल से ही दूध निकाल कर बेचना शुरू कर दे। ठीक है दादी। अच्छा, अब मैं सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। जगन सोने चला जाता है। जगन अचानक भूत बन जाता है। वो वहाँ उस घर में किसी मकसद से आया होता है। सही घर चुना है मैंने अपने काम के लिए। इस बुढ़िया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूँ। और वो बुढ़िया इसके बारे में बिल्कुल बेखबर होती है। वो चैन की नींद अपने कमरे में सो रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ वो भूत अपने ढोल उठाकर दूध निकालने चल देता है। घर के पीछे सारी गाय और भैंसें बंधी होती हैं। भूत उनके पास जैसे ही पहुँचता है और भूत को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। भूत गुस्से में उनको देखता है और अपना हाथ उनकी तरफ करता है कि तभी सबके सब गाय भैंसें डर कर शांत हो जाती हैं। अब हुई ना शांत। अगर जरा भी शोर किया तो दूध के साथ सारा खून निकाल कर पी जाऊंगा। भूत एक एक करके सारी गाय और भैंसों का दूध निकालकर उस ढोल में भर लेता है। उसके बाद वो दोनों ढोल को चांद की रोशनी के नीचे रखकर उसमें अपने जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं। चांद की रोशनी सीधा दूध पर पड़ रही होती है और अचानक दूध का रंग लाल हो जाता है। आखिर जैसा मैंने चाहा वैसा हो ही गया। अब ये दूध कल गांव वाले पिएंगे और पीकर पागल हो जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ी दादी उठकर अपने पोते जगन को उठाने आती है। बेटा जगन, अरे ओ बेटा जगन, जल्दी उठ बेटा, दूध बेचने नहीं जाना क्या? बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर जगन एकदम से उठ जाता है और फटाफट दूध बेचने चल देता है। वो घर घर जाकर आवाज देने लगता है, दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा गाय और भैंस का दूध। जगन की आवाज सुनकर शीला घर के बाहर आती है। अरे भैया, तुम कौन हो? पहले तो तुमको कभी इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं वो बूढ़ी दादी है ना, तो पीपल के पेड़ के पास बड़े से घर में अकेली रहती हैं, उन्हीं की बहन का पोता हूँ। यहाँ काम करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम दादी के पोते हो? फिर तो मैं तुम्हारी चाची हुई। अच्छा, तो तुम मुझे अब 2 किलो भैंस का दूध दे दो। जी, अभी देता हूँ। वो फटाफट शीला चाची को 2 किलो दूध देकर वहाँ से दूसरे घरों में भी दूध बेचने चल देता है। धीरे धीरे वो पूरा दूध गांव में बेच आता है। उसके बाद वो अपने खाली ढोल लेकर घर वापस आता है और आंगन में आकर बैठ जाता है। अरे आ गया, तू चल आकर खाना खा ले। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जगन अंदर जा ही रहा होता है कि शीला मौसी उसे घर के बाहर से भागती हुई दिखती है और उनकी गोद में उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। लगता है दूध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शाम तक गांव में हड़कंप सा मच जाता है, पर दादी इस बात से बेखबर होती है। फिर रात को दादी जब किसी काम से शीला की पड़ोसन बिमला के घर जाती है तो उनसे एक नई बात सुनने को मिलती है। क्या आपको शीला के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसके बेटे को? अरे, जब शीला काम में लगी हुई थी तो उसका बेटा आंगन में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। फिर शीला को रोने की आवाज आई
तो उसने जाकर क्या देखा कि उसका बेटा अपनी छोटी बहन को दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो कुछ नहीं, उसके बाद से वो कुछ खा पी भी नहीं रहा, बस खून और मांस मांग रहा है। ये तो जरूर कोई शैतानी ताकत उसके अंदर आ गई है। दादी ये बात घर आकर जगन को बताती है और जगन इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये सब आखिर उसी का तो किया हुआ होता है। आप आराम करो दादी, आप परेशान मत हो। दादी के सोते ही जगन वापस भूत बन जाता है और फिर से गाय भैंसों का दूध निकालकर दोनों ढोलों में भर लेता है। उसके बाद वो फिर से उस पर अजीब सा जादू करता है, जिससे दूध का रंग कुछ देर के लिए लाल हो जाता है। मुझे जल्द से जल्द पूरे गांव में ये दूध सबको पिलाना होगा। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सब खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। उसके बाद मैं अकेला इस गांव में राज करूंगा। भूत बहुत खुश हो रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद में। पर अगली ही सुबह जब जगन दूध बेचने जाता है तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दादी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी होती है। अरे बहन, तुम आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। इतने सालों बाद आज आ ही गई तू? हाँ, वैसे मुझे पता है कि तू मेरी वजह से नहीं, जगन की वजह से आई है यहाँ। तुझे कैसे पता चला कि मैं जगन की शादी का कार्ड देने आई हूँ? क्या, जगन की शादी? पर उसने तो मुझे अभी तक नहीं बताया। अरे तो मैं आई हूँ ना बताने और बुलाने। वो बेचारा तो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अरे तू क्या बोले जा रही है? जगन तो इतने दिनों से यहीं रह रहा है। अरे तू सठिया गई है क्या? जगन तो गांव में है, उसकी शादी है अगले महीने, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हे भगवान, तो जो मेरे घर में जगन के नाम से रह रहा है वो कौन है? मैं समझी नहीं। दादी फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि कैसे कोई जगन के नाम पर उसके घर में रह रहा है। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक काम कर, तू जगन के सामने मत आना, हम दोनों उस पर नजर रखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। दोनों दादी अब जगन पर रात को नजर रखती हैं। रात को जगन भूत का भेष बदल लेता है, जिसे देखकर दोनों दादी हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये तो जगन नहीं कोई भूत है। तेरे घर में इतने दिन से एक भूत रह रहा है और तुझे पता ही नहीं चला? अरे तो मेरे सामने ये जगन के भेष में रहता था, मुझे कैसे पता चलेगा? अब इसे देखते हैं, आखिर ये करेगा क्या। भूत हमेशा की तरह दूध निकालकर उसे ढोल में भरकर चांदनी रात में रख देता है और उसमें मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कल मुझे कुछ नए घरों में दूध देने जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मुझे इस गांव के लोगों को ये दूध मुंह लगाना होगा, ताकि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं। अब मैं समझी, ये गांव में जो आतंक फैल रहा है वो इस दूध की वजह से है। कैसा आतंक? जिस दिन से इसने गांव में लोगों को दूध बेचना शुरू किया है, लोग एक दूसरे का खून पीने लगे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वो खूंखार जानवर बन चुके हैं और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। घर वाले उनको घरों में बांध बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि वो खून और मांस मांगते हैं। हे भगवान, ये कैसा दूध लोगों को पिला रहा है जिसे पीकर लोग खून मांग रहे हैं। कुछ दिन और बस, फिर पूरा गांव मेरे कब्जे में होगा और आखिर में मैं इस बुढ़िया को ये दूध पिलाऊंगा, मेरी प्यारी दादी। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि उनका स्वाद कैसा होता है। दोनों बहन बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपने कमरे में आ जाती हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करें। उसी वक्त फिर दोनों पंडित जी के पास जाती हैं। इसका बस एक ही तोड़ है और वो है गंगा जल। उससे पवित्र कुछ नहीं है, वो सारे जादू को खत्म कर देगा। अब तुम सोचो कि गंगा जल
ऐसे उन लोगों को पिलाना है। दोनों दादी इस बारे में बहुत सोचती हैं। एक काम करते हैं, हम शरबत में मिलाकर ये सबको पिला सकते हैं। जो लोग जादुई दूध पीकर दरिंदे बन चुके हैं वो उस शरबत को खून समझकर एक बार को जरूर पिएंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगली सुबह जब वो भूत जगन के भेस में दूध बेचने निकल पड़ता है तो तुरंत उसके बाद दोनों बहनें शरबत बनाने में जुट जाती हैं। दोनों पूरे गांव में शरबत बांटना शुरू करती हैं और हर घर में उनको कोई न कोई रस्सी में बंधा दिखता है। शीला बेटी, ये ले शरबत और इसे अपने बेटे को पिला दे। खून खून, जल्दी मुझे, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो मुझे। ये तो इसे खून समझ रहा है, समझने दे बेटी, इसे पीकर ये ठीक हो जाएगा। शीला जल्दी से अपने बेटे को वो शरबत पिला देती है जिसे पीते ही वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है। अरे दादी, ये तो कमाल हो गया, आपने तो जादू कर दिया। अब बस तू हमारी मदद कर ताकि हम पूरे गांव में सबको ये शरबत पिला सके। बस फिर तीनों मिलकर पूरे गांव में एक एक इंसान को वो शरबत पिलाती हैं। जादू की वजह से बने दरिंदे सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दादी और उसकी बहन घर आती हैं। अरे दादी, ये आपके साथ कौन है? पहले तू ये शरबत पी, फिर मैं बताती हूँ कि ये कौन है। दादी जगन के रूप में खड़े उस भूत को वो शरबत पिला देती है जिसकी वजह से उसका गला जकड़ने लगता है। ये कैसा शरबत है? क्या है इसमें? मेरा दम घुट रहा है। मैं तो मर जाऊंगा। मरेगा तो तू है ही, क्योंकि इसमें गंगा जल मिलाया है हमने। और हाँ, मरने से पहले ये तो जान ले कि ये बूढ़ी औरत कौन है। ये है तेरी असली दादी, यानी मेरी बहन। जगन भूत के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर खत्म होने लगता है। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उस भूत का अंत हो जाता है और फिर से गांव में खुशहाली आ जाती है।